हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नए राजा और उनके राज, जो कि क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, माताहत या सामंत कौन होते थे? तो बड़े भूस्वामी व योद्धा सरदार, यहाँ का लीजिएगा। बड़े भूस्वामी व योद्धा सरदार माताहत या सामंत कहलाते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा भू होती थी, बहुत ज़्यादा भू के स्वामी होते थे, या फिर जो योद्धा होते थे वो क्या कहलाते थे? माताहत या सामंत कहलाते थे। और ये राजा के अधीन होते थे। क्या होते थे? ये राजा के अधीन होते थे। ताकतवर सामंत खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर कहते थे। और महामंडलेश्वर का अर्थ क्या होता था? पूरे मंडल का महान स्वामी। कभी कभी वे स्वयं को स्वतंत्र भी कर लेते थे। तो क्या माताहत कौन होते थे? बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार। लेकिन और ये राजा के अधीन होते थे, पर कभी कभी ये क्या करते थे? स्वयं को स्वतंत्र भी कर लेते थे। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है दक्कन के राष्ट्रकूटों का। तो दक्कन के राष्ट्रकूट जो थे वह चालुक राजाओं के अधीन थे, लेकिन 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक स्वामियों की जो अधीनता थी उसको अस्वीकार कर लिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ क्या होता था? उसका अर्थ होता है सोने का गर्भ, और एक तरीके का ये यज्ञ होता था। ये क्या होता था? एक तरीके का यज्ञ होता था। तो उदाहरण दिया गया, दक्कन में राष्ट्रकूट जो थे वे चालुक्यों के सामंत थे, लेकिन अपने आप को वो स्वतंत्र कर लिए। तो आगे देखते हैं। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेता है। तो हिरण्यगर्भ जो यज्ञ होता था, यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। और इसका क्या अर्थ था? इसका मतलब महत्व क्या था? कि जो व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय नहीं होता था उसे भी क्षत्रिय मान लिया जाता था और वह शासन करने लगता था। तो अगर पूछा जाएगा हिरण्यगर्भ यज्ञ का महत्व क्या होता था, तो हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है सोने का गर्भ, और इसमें यह होता था ब्राह्मणों की सहायता से होता था यह यज्ञ। और इसमें यह माना जाता था कि जो व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय न हो वह यह यज्ञ अगर कर लेगा तो वह भी क्षत्रिय माना जाएगा और राज्य कर सकता है, राजा राजन शासन कर सकता है। आगे देखते हैं। कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो 2-3 उदाहरण और दिए गए हैं जो जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन हिरण्यगर्भ यज्ञ करके सफलतापूर्वक राज्य अपने स्थापित किए। तो अभी तक देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या था। अभी तक में इंपॉर्टेंट है, माताहत या सामंत कौन होते थे? बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार होते थे। ये राजा के अधीन होते थे। जब ये ताकतवर हो जाते थे तो ये स्वयं को महासामंत या महामंडलेश्वर कहते थे। महामंडलेश्वर का अर्थ होता था पूरे मंडल का महान स्वामी। कभी कभी वे स्वयं को स्वतंत्र भी कर लेते थे, जैसे दंतिदुर्ग जो दंतिदुर्ग था राष्ट्रकूट था और वह चालुक्यों के अधीन था, लेकिन दंतिदुर्ग ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। कुछ और इसने क्या किया था? हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है सोने का गर्भ। हिरण्यगर्भ यज्ञ का महत्व था कि यह ब्राह्मणों की सहायता से होता था, और यह क्या करता था कि जो व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय नहीं होता था उसे भी क्षत्रित्व प्राप्त हो जाता था इस यज्ञ को करने के बाद, और वह शासन कर सकता था। उसके अलावा कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार कुछ अन्य उदाहरण है जो जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए इस यज्ञ को करा के। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र ये दिया गया है, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है, ध्यान रखिएगा। एलोरा की गुफा नंबर 15 है, ये एलोरा की गुफा नंबर 15 है, और इसमें क्या किया गया है? विष्णु को नरसिंह रूप में दर्शाया गया है, और यह राष्ट्रकूट काल में बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा, यह राष्ट्रकूट काल में बनवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि जो 400 कर है उसको देखते हैं। जो चोल वंश में 400 कर के उल्लेख मिलते हैं उसको देखते हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। तो तमिलनाडु में जो चोल वंश शासन कर रहा था उसमें क्या होता है? उनके अभिलेखों में 400 से भी ज़्यादा कर सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक कर उल्लेखित कौन सा है? वेट्टी है, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। जबरन श्रम का मतलब क्या है? कि उसमें नगद पैसा नहीं लेंगे, आपसे मजदूरी करा ली जाएगी। कोई काम होगा राजा को तो वह मजदूरी आपसे जबरदस्ती करा लेगा और उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता था। तो वेट्टी क्या होता था? जबरन श्रम में लिए जाने वाला कर, जबरन श्रम के रूप में। उसके अलावा
कदमाई क्या होता था? भू राजस्व कर था। कदमाई क्या था? भू राजस्व कर था। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए कर, सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि चोर वंश में 400 से भी अधिक कर सूचक शब्द मिले हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें वेट्टी है जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, और कदमाई क्या है? भू राजस्व कर के रूप में लिया जाता था। कदमाई क्या है? भू राजस्व कर के रूप में लिया जाता था। कुछ अन्य कर के भी उल्लेख मिले हैं। मकान पर छाजन डालने का कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए भी कर लिया जाता था, सीढ़ी का इस्तेमाल करने के लिए भी, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार पाने के लिए भी कर देना पड़ता था, आदि करों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें बेट्टी और कदमाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। यहाँ प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे व्यवहार होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते थे। तो प्रशस्तियाँ कैसी बताती? प्रशस्तियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताती थी, क्योंकि जो कवि इनको लिखते थे वे राजा से पुरस्कार आदि प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वे बढ़ा चढ़ा के लिखते थे। इसलिए इन्हें कहा गया है कि शब्दशः सत्य नहीं बताती थी। लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें यह बताती थी कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। तो हमें ये क्या बताती थी? शासक स्वयं को कैसे प्रेजेंट करना चाहते थे लोगों के बीच में, यह हमें बताती थी। मिसाल के लिए सूरवीर, विजय योद्धा आदि। मिसाल के लिए कैसे दर्शाते थे? सूरवीर लिखा जाता था, विजय योद्धा आदि के रूप में। आगे है कि ये विद्वान ब्राह्मण द्वारा रची गई थी। तो ये जो प्रशस्तियाँ होती हैं ये विद्वान ब्राह्मण द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो जो प्रशस्तियाँ होती थी वह विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची जाती थी, जो प्रशासन में भी मदद करते थे। आगे देखते हैं नागभट्ट की जो प्रशस्ति मिली उसको देखते हैं। संस्कृत में लिखी गई, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन मिलता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि नागभट्ट की जो प्रशस्ति है वह कहाँ मिली है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भाषा इसकी क्या है? संस्कृत है। और इसमें प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्या है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई है, और इसमें प्रतिहार नरेश नागभट्ट का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट ये अलग पॉइंट है कि राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। तो जो प्रशस्तियाँ लिखते थे ब्राह्मणों आदि को क्या करते थे, और अन्य ब्राह्मणों को भी राजा क्या करते थे? भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, और ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित भी होती थी। तो जो भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित भी होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे जो आने वाला स्लाइड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल्हड़ के बारे में लिखा गया है कि इन्होंने राज तरंगड़ी लिखी थी संस्कृत भाषा में। कल्हड़ ने कौन सी बुक लिखी है? राज तरंगड़ी लिखी है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? कश्मीर का इतिहास बताया गया है। ये 12वीं सदी तक इतिहास जानने का अच्छा स्रोत है। तो 12वीं सदी तक कश्मीर का इतिहास जानने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? राज तरंगड़ी है। तो इसमें पूछा जाता है कि राज तरंगी, 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें चारों ऑप्शन में कौन सा सही है पूछा जाता है। पेपर 2 में दे देंगे राज तरंगड़ी, पहले ऑप्शन दे देंगे संस्कृत भाषा में लिखी गई है, दूसरा ऑप्शन दे देंगे कि इसमें पूरे भारत का इतिहास लिखा गया है, तीसरा ऑप्शन दे देंगे कि इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, चौथा ऑप्शन दे देंगे ये 12वीं सदी तक कश्मीर का इतिहास जानने का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इसमें कौन से ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऑप्शन जो गलत हो जाएगा कि इसमें भारत का इतिहास है। ये भारत का इतिहास नहीं बताती है, ये कश्मीर का इतिहास बताती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट इसमें दिया गया था एनसीईआरटी में, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बताया गया था। तो उत्तरी भारत विशेषतः कन्नौज जो क्षेत्र अभी है उस पर अधिकार पाने के लिए पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट नामक 3 शक्तियों में आपस में लगभग 2 शताब्दियों तक जो संघर्ष चला उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष किसे कहते हैं? पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंशों के बीच में जो संघर्ष चला था उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, क्योंकि 3 तरफ से संघर्ष चला था ना, तीन सेनाओं, 3 राजाओं के बीच में संघर्ष चला था, 3 जो वंश थे उनके बीच में संघर्ष चला था, इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यह दिया तो नहीं गया था लेकिन कभी कभी बाहर से भी पूछ लेते हैं, इसलिए इसको मैंने डाल दिया है कि इस संघर्ष में अंतिम रूप से विजयी गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय हुआ था। तो इसमें विजयी अंतिम रूप से कौन हुआ था? नागभट्ट द्वितीय, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का था। आगे गजनी के बारे में बताया गया था। गजनी 997 से 1030 तक 27 हमले किए थे। ध्यान रखिएगा, गजनी 997 से 1030 तक 27 हमले किए थे और यह अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र का था। गजनी कौन था? अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र का था और इसके साथ अलबरूनी आया था। गजनी के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 997 से 1030 तक हमले किए, 27 हमले किए, अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र का था। अलबरूनी इसके साथ में आया था जिसने किताबुल हिंद बुक लिखी है। इसकी बुक क्या है? अलबरूनी की किताबुल हिंद। आगे देखते हैं
आगे चाहमानों के बारे में बताया गया जिन्हें चौहान भी कहा जाता है। ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चाहमान कौन होते थे? दिल्ली और अजमेर के आसपास क्षेत्र पर शासन करते थे। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। चाहमानों का सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वो पृथ्वीराज तृतीय था, जो 1168 से 1192 तक शासन किया। तो पृथ्वीराज तृतीय जो थे चाहमान या फिर चौहान के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जो 1168 से लेकर 1192 तक शासन किया, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था। तो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था ना, कब? 1191 में, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। ध्यान रखिएगा, 1191 में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और 1192 में उसी से हार गया था। चोल वंश के बारे में चलिए देख लेते हैं। कावेरी डेल्टा में मुट्टैयार नाम के प्रसिद्ध एक छोटे परिवार की सत्ता थी जो पल्लव के सामंत थे। तो चोल वंश के बारे में सबसे पहली बात हमें क्या पता चलती है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र में मुट्टैयार नाम के एक परिवार का शासन था, सत्ता थी, जो पल्लव के सामंत थे, और विजयालय ने इन मुट्टैयारों को हराकर अपना कब्जा कर लिया। विजयालय ने क्या किया? चोल वंश के स्थापना करने के यही इनको श्रेय दिया जाता है। विजयालय को संस्थापक विजयालय को माना जाता है कि इन्होंने क्या किया? इन मुट्टैयारों को जो कावेरी डेल्टा क्षेत्र में रहते थे और पल्लव के सामंत थे, इन्हें हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया और इन्होंने तंजौर शहर बसाया व निशुम्भ सूदनी देवी मंदिर बनवाया। तो अगर प्रश्न बनेगा विजयालय ने क्या क्या किया, तो इन्होंने चोल वंश की स्थापना की, तंजौर शहर बसाया और निशुम्भ सूदनी देवी मंदिर बनवाया। आगे क्या दिया गया है? सबसे फेमस चोल राजा राजराज प्रथम 985 में राजा बना। इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम गंगा घाटी, श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया भी जीता। जल सेना भी इसके पास थी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे फेमस चोल राजा कौन था? राजराज प्रथम था और 985 में यह राजा बना, और इसका पुत्र जो था राजेंद्र प्रथम था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजेंद्र प्रथम से प्रश्न बनता है कि इसने गंगा घाटी जीती थी, श्रीलंका को जीता था और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र को भी जीता था, और इसके पास जल सेना भी थी। ध्यान रखिएगा, जल सेना भी इसके पास थी। आगे दिया गया बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर में राजराज प्रथम ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, राजराज प्रथम जो सबसे फेमस राजा था चोल वंशों का, उसने बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में बनाई थी। और राजेंद्र प्रथम की राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम थी। जो राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम का बेटा था, उसकी राजधानी क्या थी? गंगईकोंड चोलपुरम थी। और इसने इसको कब बसाया था? गंगा विजय करने पर नए राज्य की स्थापना इसने की थी। गंगा जब विजय कर ली इसने, जब बंगाल जीत कर इसने क्या किया? नए राज्य की स्थापना की और गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नया नगर बसाया, उसको अपनी राजधानी बनाई और गंगईकोंड की उपाधि रखी। गंगईकोंड का मतलब क्या होता है कि गंगा के क्षेत्र का विजेता। गंगईकोंड की उपाधि इसने ली, किसने? राजेंद्र प्रथम ने। तो राजेंद्र प्रथम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है? जल सेना इसके पास थी, गंगा घाटी जीता था, श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को भी जीता था, और इसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक राजधानी बसाई और इसकी उपाधि क्या थी? गंगईकोंड थी। और राजेंद्र प्रथम के बारे में क्या है? सबसे फेमस चोल राजा थे, 985 में राजा बना और बृहदेश्वर मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। आगे देखते हैं, चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता है। प्रश्न बनता है नगरम किसे कहते हैं? तो चोल काल में जो व्यापारियों का संघ होता था उसे ही नगरम कहते थे। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है इसमें चोल काल के बारे में सबसे लास्ट पॉइंट है कि चोल काल में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। ध्यान रखिएगा, ये प्रीवाईक्यू है, इसको नोट कर लीजिएगा। चोल काल में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के केंद्र नहीं थे, वे आर्थिक केंद्र बन गए थे, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बन गए थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं। तो मंदिर के साथ जो जुड़े शिल्प थे उसमें सबसे प्रसिद्ध क्या था? सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। तो जो चोल कांस्य प्रतिमाएं होती थी वह संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही बनती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। तो प्रश्न बनेगा अगर कि प्रतिमाएं किनकी किनकी बनी है? देवी देवताओं और भक्तों दोनों की बनाई गई कांस्य प्रतिमाएं। और उसका एक चित्र देखिए, कांस्य प्रतिमा बनाई गई है, ये उदाहरण है कांस्य प्रतिमा की। आगे देखते हैं, अब साम्राज्य का प्रशासन देख लेते हैं। चोल काल में साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? किसानों को बस्तियां उर कहलाती थी। जो किसानों की बस्तियां होती थी वह उर कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। तो किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी। और सिंचित खेती के साथ यह बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गाँव के समूह को नाडू कहा जाता है। तो ये जो गाँव के समूह को नाडू कहा जाता है, तो चोल काल में गाँव के समूह को क्या कहा जाता है? प्रश्न पूछा गया है, ये नाडू कहा जाता है। और किसानों की बस्तियों के क्या कहा जाता है? उर कहा जाता है। ये एक ही प्रश्न में ऐसे प्रश्न जो बनते थे, चोल काल के जो प्रश्न बनेंगे ऐसे अलग अलग नहीं पूछे जाते थे। सीटेट में कैसे प्रश्न बनते हैं? एक ही तरह के प्रश्न बनेंगे, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कौन कौन सा सही है। तो किसानों की बस्तियां चोल काल में उर कहा जाता था और गांव के समूह को क्या कहते थे? नाडू कहते थे। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य भी करते थे। तो जो ग्राम परिषद और नाडू थे वह न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य भी करते थे। कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, जिसे 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाले वेलन कहा जाता है, अरैयार या फिर प्रधान जिसका अर्थ होता है, जैसी उपाधियां भी दी थी। तो
जो धनी भूस्वामी होते थे राजा उनको विभिन्न उपाधियां भी देते थे, जैसे मुवेंद वेलन, जैसे कि 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला किसान, अरैया जिसका अर्थ होता था प्रधान, आदि उपाधियां दी थी। और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे गए थे। तो जो धनी भूस्वामी होते थे उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे गए थे और मुवेंद वेलन और अरैया जैसी उपाधियाँ भी मिली थी। आगे देखते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चोल काल में भूमि के प्रकार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चोल काल में भूमि प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों को उल्लेख मिलता है। चलिए देखते हैं चोल अभिलेख में विभिन्न जो उल्लेख मिले हैं, जो विभिन्न प्रकार की भूमि को, उसको देखते हैं। पहला वेलन वगाई। पहला क्या है? वेलन वगाई। तो गैर ब्राह्मण किसानों स्वामी की जो भूमि होती थी उसे क्या कहते थे? वेलन वगाई कहते थे। ये PYQ का ध्यान रखिएगा, PYQ इसको नोट कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वेलन वगाई किसे कहते थे? अब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बना था कि इन चारों नामों को दे दिए गए थे। वेलन वगाई दिया गया था, ब्रह्मदेव, शालाभोग और तिरुन्नमटुकन्नी को दे दिया गया था। उसके बाद चारों तरफ इन नामों को दिया गया था और आपको मिलान करना था, तो इसलिए याद कर लीजिएगा। वेलन वगाई क्या होता था? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को जो दी जाने वाली भूमि थी उसे वेलन वगाई कहते थे। ब्रह्मदेव क्या होता था? ब्राह्मणों को उपहार में जो भूमि दी जाती थी उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। शालाभोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे शालाभोग कहते थे। और देवदान या फिर तिरुन्नमटुकन्नी किसे कहते थे? मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? या तो देवदान कहा जाता था या फिर तिरुन्नमटुकन्नी कहा जाता था। पल्लीचंदम किसे कहते थे? जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्लीचंदनम कहते थे। एक बार फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। वेलन वगाई, गैर ब्राह्मण किसानों को जो भूमि मिलती थी उसे क्या कहते थे? वेलन वगाई कहते थे। ब्रह्मदेव क्या होता था? ब्राह्मणों को जो उपहार में दी जाती वाली भूमि थी उसे ब्रह्मदेव कहते थे। शालाभोग क्या होता था? किसी विद्यालय के लिए जो भूमि दी जाती थी उसके रखरखाव के लिए उसे शालाभोग कहते थे। तिरुन्नमटुकन्नी किसे कहते थे? मंदिर को जो उपहार में दी जाती थी उसे तिरुन्नमटुकन्नी कहते थे। और पल्लीचदम किसे कहते थे? जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्लीचदम कहते थे। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। तो जो तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर अभिलेख मिला है उसमें यह बताया गया था कि जो ब्राह्मण की सभा होती थी उसका संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादियों की देखरेख के लिए सभा के लिए विभिन्न समितियां भी बनी थी। इनके सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। तो जो सदस्यता के लिए योग्य होते थे, योग्यता भी आगे दी गई है, उनके नाम कैसे करते थे? जो ताड़पत्र होता था उसके छोटे टिकटों पर लिख दिए जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। मतलब जिसके नाम का टिकट आ जाएगा उसे समिति का सदस्य बना दिया जाता था, ऐसे होता था। तो आगे देखते हैं, अभिलेख और लिखित सामग्री देख लेते हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए क्या योग्यताएं थी उसको देख लेते हैं कि उन्हें ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए था जहां से भू राजस्व वसूला जा सकता था। तो उत्तर मेरूर अभिलेख में बताया गया है कि सभा की सदस्यता की योग्यता क्या थी कि उन्हें ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए था जहाँ से भू राजस्व मिलता हो, उनके पास अपना घर भी होना चाहिए था, उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच की होनी चाहिए थी, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए था, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी और ईमानदार होना चाहिए था। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। मतलब हर 3 साल बाद नए सदस्य आते थे। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं किए, मतलब जो उधार लिए होते हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो योग्यताएं क्या क्या थी? उन्हें ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए था जहां से भू राजस्व वसूला जा सके, अपना घर उनके पास होना चाहिए था, उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए थी, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए था, उन्हें प्रशासनिक मामले की अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी और ईमानदार होना चाहिए था। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था और वह उधार या फिर उसके जो संबंधी होते थे उन्हें भी उधार नहीं लेना चाहिए था। अगर वो उधार लिए रहेंगे तो समिति के सदस्य नहीं बन सकते थे, चुनाव नहीं लड़ सकते थे। आगे हमारा अगला पॉइंट है, 12वीं शताब्दी में तमिल कृति पेरिया पूर्णम में एक उदाहरण दिया गया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 12वीं शताब्दी की तमिल कृत है पेरिया पूर्णम। इसमें क्या दिया गया है कि अडनूर सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण मिला है। तो पेरिया पूर्णम क्या है? 12वीं शताब्दी की तमिल कृति। और पुलाया किसे कहते हैं? एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे और लोगों का एक छोटा सा पुरवा था। तो पुलाया क्या था? एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल जाति समाज के बाहर मानते थे। तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। पुलाया कौन होते थे? जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल कौन होते थे? बड़े भूस्वामी ना, इसको पढ़ाया गया है पिछली क्लासों में। वे प्रतिष्ठित समाज के बाहर जिसे मानते थे वे पुलाया कहलाते थे। और 12वीं शताब्दी की तमिल कृति क्या है? पेरिया पूर्णम है। आगे देखते हैं, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है तांग वंश के युग का चीन।
चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक चला, जो कि 7वीं से 10वीं सदी तक चला। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तो इसमें क्या दिया गया है, तांग जो राजवंश था वह लगभग 300 वर्षों तक शासन किया, 7वीं से 10वीं शताब्दी तक, और इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां विभिन्न देशों के लोग आते थे। तांग साम्राज्य में परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होते थे। तो तांग साम्राज्य में क्या था, जो नौकरशाही मतलब जो विभिन्न राजकीय पदों पे जो बनते थे, जो पदाधिकारी होते थे विभिन्न राजकीय पदों पे, उनकी परीक्षा ली जाती थी और कोई भी परीक्षा दे सकता था। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तांग साम्राज्य में क्या होता था, परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किया जाता था नौकरशाही, जो विभिन्न राजकीय पदों पर बनते थे, जो व्यक्ति वह परीक्षा पास करने के बाद बनते थे। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के या चयन का यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही। तो यह व्यवस्था कब तक चली, 1911 तक चली। तो चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।